दोस्तों, ओली के बाद कौन बनेगा नेपाल का अगला प्रधानमंत्री? संभावित नामों की चर्चा तेज। बालेन शाह केपी शर्मा ओली के विरोधी रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर उन्हें भ्रष्ट कह चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जेएनजी आंदोलन का भी समर्थन किया है। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लेकिन आने वाले समय में देश की स्थिति कैसी होगी, इस पर अब भी संशय बना हुआ है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उन्हें आगे की व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहा गया है। राष्ट्रपति की इस बात से कि ओली को अब भी पद पर रहने को कहा गया है, लोग हैरान हैं, क्योंकि इस समय उनके ठिकाने और स्थिति को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर भीमार्जुन आचार्य ने कहा, हमारे सामने ऐसी स्थिति है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही कोई समाधान निकल सकता है, लेकिन इसके लिए आंदोलन को खत्म करना होगा और सामान्य स्थिति बहाल करनी होगी। लोगों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आचार्य की तरह और भी कई लोग हैं जो मानते हैं कि अगला कदम एक अंतरिम व्यवस्था ही होनी चाहिए। ओली के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा? सड़कों पर देखते हुए आक्रोश और तमाम दलों के नेताओं को निशाना बनाए जाने के बाद यह एक पेचीदा सवाल है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की जेएनजी के साथ बातचीत कर अपनी एकजुटता व्यक्त कर रही हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कार्की या कल्याण श्रेष्ठ इस पद पर दावा कर सकते हैं। कार्की और श्रेष्ठ दोनों की उम्र 70 साल से ज्यादा है। कई लोग पहले से ही यह कह रहे हैं कि 30 साल से कम उम्र के लोगों के आंदोलन के बाद किसी की भी इस पद पर नियुक्ति इसकी मूल भावना को ही पराजित करेगी। जेएनजी के कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही अपीलों की तरफ देखें तो बालेन शाह भी संभावित दावेदार हैं। बालेन शाह ओली के विरोधी रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर उन्हें भ्रष्ट कह चुके हैं। उन्होंने जेएनजी आंदोलन का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 28 साल से ज्यादा है, इसलिए वे आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जेएनजी की नेतृत्व करने की अपील ठुकरा दी और उनसे कहा कि वे खुद सरकार का नेतृत्व करें। इस बीच नेपाल सेना ने लोगों और जेएनजी के प्रदर्शनकारियों से शांत रहने, शांति बनाए रखने और निजी व सरकारी संपत्ति की रक्षा करने की अपील की है। सेना ने इस बात को दोहराया है कि वह लोगों के जीवन और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल में आग, आक्रोश और इस्तीफा, जेएनजी ने सत्ता को दिया सबसे बड़ा चैलेंज। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और प्रधानमंत्री का इस्तीफा दर्शाते हैं देश में युवा आक्रोश और राजनीतिक उथल-पुथल। मंगलवार 9 सितंबर 2025 को काठमांडू, नेपाल में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारी नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य द्वार पर चढ़ गए। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है। सरकारी संपत्तियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से सुलगी विरोध की इस चिंगारी से संसद तथा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास भी अछूते नहीं रहे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित करना सुरक्षा बलों के लिए इस समय बड़ी चुनौती है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इससे पहले सरकार के कुछ मंत्री भी अपना पद छोड़ चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर देश का युवा वर्ग इतना ज्यादा आक्रामक कैसे हो गया? शासन और स्थानीय प्रशासन युवाओं के गुस्से को समय रहते शांत करने में क्यों नाकाम रहा? क्या सरकार को इस बात का इल्म नहीं था कि हालात इस कदर बिगड़ सकते हैं, या फिर इसका पूर्वाकलन करने में कहीं कोई चूक हुई है? दरअसल नेपाल सरकार ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। सरकार का तर्क था कि देश में सोशल मीडिया मंचों से संबंधित कंपनियां पंजीकरण कराने की अनिवार्यता का पालन करने में विफल रही हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और सरकार के इस फैसले का विरोध करने लगे। सोमवार को विरोध प्रदर्शन का दायरा व्यापक हो गया और काठमांडू में युवाओं की उग्र भीड़ ने जगह जगह तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़पें हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इससे युवाओं का आक्रोश बढ़ गया और भीड़ संसद भवन परिसर में घुस गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों को भी निशाना बनाया गया। हालात को देखते हुए सरकार ने सोमवार रात को ही सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया और मंगलवार को प्रधानमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
मगर प्रदर्शनकारी अभी भी शांत नहीं हुए हैं और वे सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। नेपाल के इतिहास में इसे बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इसी तरह जन आक्रोश ने सरकारों को अपदस्थ कर दिया था। इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि नेपाल में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व जेन जी कर रहा है। ये युवाओं का एक ऐसा समूह है जो पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस समूह ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए सरकार के मंत्रियों और अन्य प्रभावशाली हस्तियों के बच्चों की फिजूल खर्ची तथा उनकी जीवन शैली को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को दबाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन क्या हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ ही इसका एकमात्र समाधान है? बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि नेपाल की सरकार और युवा वर्ग देश एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और माहौल का शांत कर बातचीत की राह पर लौटेंगे।